आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, जहां लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को जल्द करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024 शुरू होने में अब मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं, तो वहीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने को महज 40 दिन ही बचा है। इन 40 दिनों में शनिवार, रविवार, तीज त्योहार, शीतकालीन छुट्टियां सहित अन्य छुट्टियां पड़ेगी। ऐसे में कोर्स पूरा करने के लिए बचे इन 40 दिनों में भी कटौती हो जाएगी और बच्चों को पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा। जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम अब तक पूरा नहीं हुआ है और परीक्षा सर पर है। वहीं ज़्यादातर स्कूलों में न तो पाठ्यक्रम पूरा हो पाया है और न ही इसका अभ्यास कराया गया है, जिसके चलते बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कोर्स रिवीजन की बात तो दूर, अब तक बच्चे परीक्षा के लिए तैयार तक नहीं हुए हैं। ऐसे समय में यदि एग्जाम करा दी जाए तो निश्चित तौर पर न सिर्फ बालाघाट जिले का रिजल्ट बिगड़ेगा, जबकि बालाघाट जिला टॉप 10 की सूची में शामिल भी नहीं हो सकेगा। हालांकि स्कूली अमला कोर्स पूरा करने को लेकर युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, लेकिन समय कम होने के चलते कितना कोर्स करवाकर कितना अभ्यास कराया जाएगा और कितने पाठ्यक्रम का रिवीजन होगा, यह कहना मुश्किल है। वहीं जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में 257 हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 32,725 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें कक्षा 10वीं में 18,266 तो वहीं कक्षा 12वीं में 14,459 विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा स्वाध्याय छात्रों की संख्या अलग से है, जो कि 40 दिनों के बाद होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होंगे, जिनका न तो कोर्स पूरा हो पाया है और न ही इसका कोई रिवीजन किया गया है। ऐसे में बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में ली गई है, जबकि इस वर्ष विगत अक्टूबर माह से 3 दिसंबर तक मध्य प्रदेश निर्वाचन का कार्य किया जा रहा था और निर्वाचन के कार्य में शिक्षक 100% भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में अधिकतर शासकीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षा के लिए शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं प्रश्न पत्र भी भोपाल से ही आएंगे, जिसके चलते हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों में टेंशन का माहौल देखने मिल रहा है। ऐसे में वार्षिक परीक्षा का परिणाम सही न आने की आशंका जताई जा रही है। पाइट अश्विनी। अर्धवार्षिक परीक्षा के समय हमारे सभी विद्यालयों के कोर्स पूर्ण कर लिए गए हैं। पूरा कोर्स पूर्ण कर लिया गया है और अभी प्राचार्य लोग भी बोल रहे हैं कि कोर्स पूरा कंप्लीट है, लेकिन उनका अभ्यास और रिवीजन में ज़रूर उन लोगों की कमी हुई है। सो अभी इन लोगों को जो जितने दिन मिलेंगे, इन दिनों में अभ्यास करके और वो परीक्षा परिणाम वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं लगता कि समय कम बचा हुआ है और कोर्स पूरा नहीं हो, क्योंकि इससे प्रचार तो बोल रहे कोर्स हो गया, लेकिन जब यथार्थ में जब क्लासों में जाओ तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्स पूरा हुआ है। 50% भी नहीं हो पाया कोर्स। लोग चुनाव ड्यूटी में ही लगे रहे। देखिए, चुनाव ड्यूटी के कारण थोड़ा सा भले बाधा भले उत्पन्न हुई होगी कुछ समय के लिए, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा जिस समय हुई थी उस समय तक 100% वो कोर्स कंप्लीट हो गया। कुछ ज़रूर है कि जितना अधिक अभ्यास कराया जाना है और रिवीजन कराया जाना, इसमें ज़रूर कमी पाई गई है। तो जो अभी हमारे पास 40 दिन है, इनमें हम बच्चों के साथ में मिलकर के हम करेंगे। और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिले में धान उपार्जन संबंधी सूचना के आधार पर जांच कर धान चोरी का खुलासा किया गया है। खाद्य निरीक्षक श्री सुनील किरार ने बताया कि बुधवार की देर शाम को धान परिवहन में चोरी की सूचना सामने आई थी। सूचना के आधार पर एसडीएम वारासिवनी सुश्री कामिनी ठाकुर के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य और मंडी अमले ने मौका स्थल पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि विपणन संघ बालाघाट से अनुबंधित परिवहनकर्ता कामाख्या एंटरप्राइजेस द्वारा वारासिवनी सेक्टर एवं मेसर्स राजेश अग्रवाल द्वारा सेक्टर किरनापुर और लांजी का शासकीय धान परिवहन का कार्य किया जाता है। परिवहनकर्ताओं द्वारा शासकीय धान के परिवहन में अनियमितता पाई गई। मौके पर प्रकरण तैयार किया गया। इस जांच के बाद 14 बोरी धान उपार्जन केंद्र प्रभारी खापा की अभिरक्षा में दिया गया है। वहीं जांच के दौरान सूचना के आधार पर दल ने मौके पर सड़क के किनारे झाड़ियों एवं खेतों में खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 के स्टेंसिल लगे धान से भरे बारदाने पाए। बारदानों में नीले रंग के धागे से सिलाई एवं उपार्जन केंद्रों की पर्ची लगी पाई गई, जिसमें 2 बोरियां उपार्जन केंद्र बोरगांव किन्ही, 6 बोरियां उपार्जन केंद्र गर्रा, 6 बोरियां उपार्जन केंद्र मिरिया की पाई गई।
मौके पर उपार्जन केंद्रों से संपर्क करने पर पाया गया कि उपार्जन केंद्र बोरगांव, मिरिया, गर्रा के धान परिवहन की मैपिंग खापा कैंप से की गई थी। उपार्जन केंद्रों से धान लोड कर ट्रक खापा कैंप गए थे। वहीं बोरगांव, किन्ही व गर्रा की तरह ही ठीक ऐसा ही मामला मेहंदीवाड़ा स्थित लक्ष्मी राइस उद्योग की जांच पर पाया गया, जिसमें राइस मिल के परिसर में खाली धान लगभग 175 बारदाने रखे पाए गए। मौके पर बारदानों की जांच करने पर खाली बारदानों में खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 के स्टेंसिल लगे नीले रंग के धागे की सिलाई के अवशेष एवं उपार्जन केंद्र बहेगांव की पर्चियां लगी पाई गई। जांच में पाया गया कि लक्ष्मी राइस उद्योग के द्वारा कस्टम राइस मिलिंग हेतु खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 में उपार्जन केंद्र पिंड के पार एवं झालीवाड़ा की धान का उठाव कर मिलिंग करने के लिए विपणन संघ बालाघाट से अनुबंध किया गया था, जिसके अनुसार मिलिंग कर चावल जमा कर दिया गया है। मौके पर लक्ष्मी राइस उद्योग संचालक से उपार्जन केंद्र बहेगांव की पर्ची व खाली बारदानों के संबंध में पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर बारदानों को अभिरक्षा में लेकर प्रकरण तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ के सहयोग से नगर के मुलना स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में 28 दिसंबर को लेक सिटी भोपाल और द डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी बालाघाट के मध्य मैच खेला गया। दोपहर 2 बजे से मुलना मैदान में खेले गए इस मैच में द डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी बालाघाट की टीम ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया, जहां लाखों जद्दोजहद करने के बावजूद भी बालाघाट की टीम भोपाल की टीम के खिलाफ एक भी गोल दागने में कामयाब नहीं हो सकी। तो वहीं 90 मिनट के खेले गए इस मैच में दोनों राउंड को मिलाकर बालाघाट के खिलाफ 2-2 गोल दागकर भोपाल ने यह मैच अपने नाम 2-0 से कर लिया, जहां 45 मिनट के पहले राउंड में बालाघाट और भोपाल के खिलाड़ियों के बीच गोल करने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद देखी गई, जहां पहले राउंड का समय समाप्त होने तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक भी गोल नहीं दाग सकी। तो वहीं दूसरे राउंड में भोपाल की टीम के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जर्सी नंबर 26 के खिलाड़ी चोंगुल ने बालाघाट के खिलाफ पहला शानदार गोल दागा, अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। तो वहीं दूसरे राउंड की समाप्ति के कुछ समय पहले भोपाल ने दूसरा गोल दागकर बालाघाट को 2-0 से पराजित कर दिया। वहीं दोनों राउंड में बालाघाट की फुटबॉल टीम अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन नहीं कर सकी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने, प्रतिमाह मजदूरों को भुगतान न किए जाने, शहर की साफ सफाई के बुरे हाल होने, पेयजल सप्लाई, विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार और विधानसभा चुनाव हारने का बदला निकालने सहित अन्य मुद्दों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं उन्होंने विभिन्न कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराकर यथाशीघ्र नगर पालिका की कार्यकारिणी को भंग किए जाने की मांग की है। इसके अलावा विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के नगर पालिका में आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, सत्ता पक्ष पार्षदों के नदारत रहने को उन्होंने विधायक श्रीमती मुंजारे का अपमान बताते हुए इसकी शिकायत विधानसभा में किए जाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर, पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य पर शब्दों के जमकर बाण चलाए हैं, जिन्होंने मजदूरों को मजदूरी का शीघ्र भुगतान न होने पर मजदूरों के साथ मिलकर आंदोलन करने और इन मुद्दों को विधायक के माध्यम से विधानसभा में उठाए जाने की चेतावनी दी है। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि बुधवार को विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे का नगर पालिका में स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एकाएक गायब हो गई। अनुभा मुंजारे सदन में हैं, वे जनता द्वारा चुनी गई विधायक हैं।
जब भी सरकार का कोई नुमाइंदा विधायक नगरपालिका में आता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वह वहीं रहे, लेकिन कल के कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ। मुख्य नगरपालिका अधिकारी चली गई थी। नगरपालिका अध्यक्ष भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। उनके पार्षद भी भाग गए। बहुत ज़्यादा स्थिति बदतर हो गई है। नगरपालिका के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। शहर में जहाँ देखो वहाँ गंदगी का आलम लगा हुआ है। कचरे नहीं उठा पा रहे हैं, नालियाँ साफ नहीं हो पा रही हैं, मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं। पीने का पानी का भी ये भी साफ पानी मिल पा रहा, गंदा पानी आ रहा है। ठंड का टाइम है, कोई बरसात भी नहीं, जबकि बरसात में भी साफ पानी मिलना चाहिए। देखो बरसात की आड़ ले लेते हैं नगर पालिका की, बाढ़ का पानी आ रहा है। अरे बाढ़ का पानी आ रहा है तो फिल्टर प्लांट है के लिए, और फिल्टर करके दो पानी। अभी पानी की व्यवस्था यहाँ पे पाइपलाइन डाला हुआ, जहाँ नया पाइपलाइन कमीशन खोरी की है, उसमें कमीशन खोरी के कारण जो है वो पाइपलाइन घंटिया डाली गई है, उसमें भी पानी गंदा आ रहा है। और पूरी जगह भी पाइपलाइन डली नहीं इनकी, कई जगह पे नल से पानी नहीं मिल रहा है। दूसरे ये गुजरी बाजार जो है, गुजरी बाजार में कोई सफाई नहीं हो रही कहीं से भी, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। मैं तो हर 2-3 दिन के बाद जाता रहता हूँ गुजरी, बहुत गंदगी वहाँ पर एकदम। और जो वहाँ पेशाब घर, जब उसमें अनुभव जब नगर पालिका अध्यक्ष थी, जब वो पेशाब घर बनाया था, टॉयलेट भी था वहाँ पर नगर पालिका तरफ से, उसको सब खत्म कर दिया है। अब कोई पेशाब करने जा रहा है तो अलग से बना दिया, उसको बंद कर दिया है, अलग से बना दिया, खड़े होकर वहाँ पर पेशाब लोग करते हैं। वहाँ कोई आदमी बिठा दिया नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो आदमी बोलता नहीं इधर नहीं जाना, अंदर मना करता, बाहर करता उनको। नगर पालिका में इतने मतलब सब्जी भाजी बेचने वाले बैठते हैं, व्यापारी लोग भी हैं, दुकानें भी हैं उनकी, उनको पेशाब करने की जगह नहीं मिल रही है, वो दिक्कत में बेचारे। और पीने का पानी भी वहाँ पर इंतजाम नहीं, पीने का पानी का भी मस्जिद से जाकर के वो पानी लेके आते हैं, फिर पानी पीते हैं मस्जिद से। ये हालत है वहाँ पर। 5 है जितने इलाके जो इधर, उन इलाकों में तो उन्होंने मतलब सफाई बंद कर रखी है, पूरा काम ही ठप कर दिया है। फिर 500 दिन हल्ला किया, चिल्लाया, तो मुश्किल से वो 1 लेबर दे रहे हैं, मुश्किल से 1 लेबर। वार्ड बड़े बड़े हैं, जो इनके जो वार्ड है वहाँ पे जाकर लेबर दे रहे हैं। बोलते हैं बराबरी होते आ रहा है। भटेरे चौकी वार्ड जो है वो बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 1 बड़ा वार्ड है, यहाँ लेबर ज़्यादा दो, गाड़ियाँ ज़्यादा लगा कुछ उठाने की। कुछ वार्ड छोटे हैं, कुछ वार्ड बड़े हैं, तो छोटे वार्ड में भी वही स्थिति है, बड़े वार्ड में भी वही स्थिति रहेगी। ये कैसे हो सकता है? ज़्यादा मजदूर लगाओ तो सफाई करो। और ये भेदभाव क्यों? और जिसको जनता ने इसको वोट देना तो उसको वोट दे दिया। वोट तो उनकी मर्जी का है ना, कोई किसी के कोई गुलाम है क्या? कि कोई नगर पालिका उन पर एहसान कर रही है कि वोटरों पे? वोटर नगर पालिका पर एहसान कर रहे हैं, वो टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, उनके लिए जो काम करना हो नगर पालिका कर नहीं रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजदूरों के साथ भेदभाव भी हो रहा है। पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके काम ही नहीं कर रहे हैं, उनके काम ही नहीं सुन रहे हैं। अभी कल नगर पालिका अध्यक्ष जो है, नगर पालिका अनुभव मुजारे गई थी कल, वहाँ सीओ गायब हो गया, वहाँ जो विभाग के जो प्रभारी वो गायब हो गए। अगर अनुभव मुजारे एक विधायक है, बालाघाट शहर के विधायक का मतलब वो सरकार है, वो सरकार ये समझ लो बोले अधिकारियों को, ये हम नहीं बोल रहे हैं। जनता चुनाव 230 विधायक है, जब सरकार बनती 230 विधायक में, ये सरकार का एक अंग है, एक अंश है। तो कौन सी आई हुई है प्रभारी भी है तो क्या हो गया? जब सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आ रहा है, विधानसभा का विधायक यहाँ पे आ रही है, वो गायब हो रही है। विभाग प्रमुख भी गायब हो गए, बता रही कि मैं वाराणसी में चले गई थी, मेरा वहाँ पे काम था। रे जिस दिन यहाँ पे विधायक आ रही, उस दिन सब काम छोड़ के रहना चाहिए ना यहाँ पे। अमान्य करे विधायक की, विधानसभा में उनके खिलाफ में जैसे अधिकार हनन का वो सवाल लगाने वाली अनुभव में वहाँ जवाब देना पड़ा, क्यों भागी थी यहाँ से? ये अमान्य है एक प्रकार से।
अवमानना है, एक प्रकार से जो है उनकी एक प्रकार से वो बेइज्जती है, अपमान है। ये समझ में आ जाएगा उनको भी ये सब बातें। वो अध्यक्ष यहाँ से भाग गए, उनके जितने पार्षद भाग गए, तो चलेगी उसकी बात नहीं है, लेकिन उनको जाना चाहिए क्या? कोई विधायक आ रहा है, आपके संस्था में आ रहा है, नगर पालिका जनता की संस्था है, बैठो ना, आप जाके रहो। अब नहीं करना, स्वागत नहीं करना, मर्जी आपकी, लेकिन नगर पालिका से क्यों भाग रहे हैं? लोकतंत्र प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों से चलता है। इतनी घटिया मानसिकता यही सिखाई कि भारतीय जनता पार्टी ने, यही सीख रहे लोग। मजदूरों को तत्काल पैसा दें, तो हम आके मजदूरों के साथ में आके आंदोलन पे उठेंगे। विधानसभा में ये सवाल उठेगा, ये बड़ा सवाल। इसके पहले भी मजदूरी नहीं मिलने के कारण मुश्किल से भी 3 महीने हुए, सितंबर के महीने में। मुझे लगता है 20-21 तारीख की बात है, जब मजदूर एक आ गया था, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी पैसे लेके आ गए जेब में, जहर लेके आ गया था। जहर खाने की उसने बात की थी कि अगर मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मैं आज परिवार से नगर पालिका में जहर खा के हत्या कर लूंगा। उसके बाद भी नगर पालिका ने कुछ सबक नहीं सीखा। उसके बाद तो 3 महीने से मजदूर पैसा नहीं मिल रहा, 3 महीने से। अनुमान मुझे समय 1 महीने का अगर लेट हो जाती थी तो बीजेपी के लोग चिल्ला देते हैं कि मजदूर को भुगतान नहीं मिल रहा है, हल्ला करते थे। अब 3-3 महीने हैं। अब सरकार तुम्हारी अनुमान मुझे की सरकार उस वक्त थी नहीं, और 1 महीने लेट हो गए तो भी बात करते थे, जबकि वहाँ तो खुद ही उनका जैसी महीना हुआ पेमेंट करते। कभी कभार कभी लेट हो गए तो उसकी बात चलाते थे। अब जरा शर्म करो ना भला आप, तो नगर पालिका में इनको बैठने का कोई अधिकार नहीं बचा है। और गौरीशंकर बिसेन को मैं बोलना चाहते हैं कि हार को स्वीकार करो, ये भेदभावपूर्ण शहर में काम मत करो, सबक लो उससे। बहुत लोगों को गुमराह करके और झूठ बोल के, दबाव डाल के, धमका करके, रुपये पैसे दारू हेरा फेरी करके चुनाव जीतते रहे, लेकिन बात जनता ने नहीं चलने दिया। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत साईधाम झालीवाड़ा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 11 दिवसीय श्री साई मंदिर वार्षिक उत्सव 22 दिसंबर से प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम श्री साई मंदिर ट्रस्ट एवं समस्त ग्रामवासी के तत्वाधान में आयोजित कर परंपरा अनुसार साईधाम झालीवाड़ा में श्री शिरडी साईं बाबा के प्राण प्रतिष्ठा का 14वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसका 22 दिसंबर को विशेष पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकालकर प्रारंभ किया गया था। वहीं 23 दिसंबर से कथा का प्रारंभ किया गया था, जिसमें इस वर्ष स्कंद पुराण पाठ का आयोजन किया है, जिसका वचन व्यास आसन से वृंदावन से पधारी बाल विदुषिका देविका दीक्षित के मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। वहीं प्रतिदिन 8 बजे से भक्तमाला लीला का नाट्य मंचन जीवंत झांकियों के साथ मथुरा वृंदावन के सुप्रसिद्ध कलाकार एवं पंडित राधा वल्लभ के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित क्षेत्रवासी उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। एक बार जरा जोर से बोलो, आपको अलग ही एहसास होगा, एक अलग सा एहसास होता है। ओम बोलते हैं, कहाँ है ओंकार बिंदु संयुक्तम। ओम जब हम बोलते हैं तो वह हमारे शंकर भगवान की, ठीक है। ओ
आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका अब अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में जुट गई है, जहां वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और बकाया टैक्स को वसूल करने को लेकर अब नगरपालिका वारासिवनी की तर्ज पर बालाघाट नगर में भी कार्यवाही किए जाने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि जो बकायादार 5 जनवरी तक बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे, उन बकायादारों के ऊपर 6 जनवरी से नगरपालिका कार्यवाही शुरू कर देगी, जहां वारासिवनी की तर्ज पर बकायादारों की संपत्ति कुर्क व जब्ती करने की कार्यवाही होगी, जिसकी कार्य योजना गुरुवार को नगरपालिका राजस्व शाखा में आयोजित एक बैठक में बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राजस्व करों के बड़े बकायादारों, अधिक से अधिक टैक्स वसूली को लेकर आ रही परेशानियों पर चर्चा की गई, जहां नगरपालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ ने राजस्व वसूली में लगे कर्मियों को सख्ती से टैक्स वसूली करने के निर्देश दिए हैं, ताकि करों की वसूली से नपा की आर्थिक स्थिति को संभाला जा सके। 28 दिसंबर बुधवार को नगरपालिका के राजस्व कक्ष में आयोजित राजस्व की समीक्षा बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, राजस्व सभापति वकील वाधवा, गिरीश कावड़े, श्वेता सौरभ जैन सहित अधिकारी कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोजित इस समीक्षा बैठक में बड़े बकायादारों को अंतिम 10 दिनों का समय दिया गया है। इन दिनों में बड़े बकायादारों से अपेक्षा की गई है कि वह अपने करों की बकाया राशि जमा कर दें। वहीं नगरपालिका के बड़े बकायादारों की राशि जमा नहीं करने पर होल्डिंग्स के माध्यम से उनका नाम सार्वजनिक किए जाने की बात भी नगरपालिका द्वारा कही गई है। नगरपालिका के अनुसार अंतिम समय 5 जनवरी को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद 6 जनवरी से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम भानेगांव में मोबाइल नहीं देने पर 2 युवक ने एक मकान में जाकर मकान को आग के हवाले कर दिया। 27 दिसंबर को यह घटना आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े हुई। किरनापुर पुलिस ने पंकज पिता सुनील मेश्राम उम्र 25 वर्ष ग्राम भानेगांव निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर इस मामले में भावेश बेदरे और गौरव बेदरे के विरुद्ध आगजनी, मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में आरोप दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार पंकज मेश्राम ड्राइवरी का काम करता है, जिसका मोबाइल को लेकर भावेश बेदरे और गौरव बेदरे के साथ विवाद चल रहा था। 27 दिसंबर को 11 बजे पंकज मेश्राम जब अपने घर पर ही था, तभी भावेश बेदरे और गौरव बेदरे दोनों घर आए और पंकज मेश्राम को अश्लील जातिगत गालियां देने लगे और बोले कि हमारा मोबाइल रख लिया है, हम बार बार मोबाइल मांगने आ रहे हैं, लेकिन तू मोबाइल नहीं दे रहा है। ऐसे गालियां देते हुए गौरव बेदरे ने अपने हाथ में एक बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था, जिसने घर के अंदर घुसकर पेट्रोल घर में छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दिया, जिससे मकान में रखा सामान, पलंग, बिस्तर, कपड़े, अलमारी, चावल, खाने पीने का सामान और जेवरात जल गए और घर में आग लगाने के बाद दोनों भागने लगे, जिन्होंने भागते समय पंकज मेश्राम के पूरे परिवार को जलाकर खत्म करने की धमकी दी। पंकज मेश्राम ने उन लोगों का पीछा किया, तब भावेश बेदरे और गौरव बेदरे ने पंकज मेश्राम के साथ मारपीट किए। इसके बाद दोनों अपनी मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। तभी रास्ते में पंकज मेश्राम के चाचा का लड़का अमूल मेश्राम मिला, तो उसको भी गौरव बेदरे ने पत्थर से सिर पर मारा, जिसके बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट पंकज मेश्राम ने किरनापुर पुलिस थाने में की थी, जिसके द्वारा की गई रिपोर्ट पर किरनापुर थाना प्रभारी विजय सनस ने भावेश बेदरे और गौरव बेदरे के विरुद्ध धारा 294, 436, 423, 452, 506, 34 और धारा 3(1) द 3(2) VA अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है, जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। हाल ही में MPPSC द्वारा वर्ष 2019 का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले से आभा ढोके का नाम भी शामिल है। आभा ढोके का चयन सहायक संचालक उद्योग प्रबंधन के पद पर हुआ है। बचपन से ही पढ़ने में होनहार आभा की इस उपलब्धि से उनके पूरे परिवार में नहीं बल्कि पूरे बालाघाट जिले में खुशी की लहर व्याप्त है। आभा अपने पिता अशोक कुमार ढोके जल संसाधन विभाग में उपयंत्री के पद पर कार्यरत हैं एवं माता भारती ढोके गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटंगी के विवेकानंद इंग्लिश स्कूल से पूर्ण की है, जिसके बाद इंदौर से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कई वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें यह सफलता मिली है।